Assalamu alaikum everyone. This is Hassan Ahmed and I welcome you all to yet another episode of Health Talk. Health Talk हमारा वो प्रोग्राम जिसके अंदर हम बात करते हैं सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पे और हमारे साथ मौजूद होते हैं एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ हेल्थ, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और वो सब लोग आपकी उन रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से बात करते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कन्फ्यूजन होती है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं कोई एडवाइस चाहिए होती है। और वो सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ उन मसाइल के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, जो भी थेरेपीज़ हैं, जो भी इनकी सजेशंस हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर हमारे पास जो पूरे का पूरा फोकस होता है वो होता है प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर कि हम किस तरह से बीमारियों को होने से पहले कंट्रोल कर सकें, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकें डिजीज़ को होने से पहले और उनकी सिवियरिटी को मिनिमाइज कर सकें। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज। इफ़ वी डू नॉट हैव प्रॉपर रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज, थिंग्स माइट गेट वर्स। आज हमारे पास मौजूद हैं हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट बिकॉज ही हैज़ वेरी डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 15+ years in the field of public health and he has worked in almost every sector of health. I would like to welcome Mr. Lutfali Mangriya Saab in our show Health Talk. Lutfali Saab is currently working as head of government relations and Teletabeeb at Sindh Rescue and Emergency Services, TDMA. Lutf Saab, welcome to our show. थैंक यू हसन, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। सर कैसे हैं आप? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, it's good to see you after a long time. आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक इन द कैंपस आफ्टर लॉन्ग। That's our honor to have you over here. तो सर जिस तरह से हम जब पब्लिक हेल्थ के अंदर बात करते हैं तो हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो प्रिवेंशन के ऊपर होता है रेदर देन हम जाए क्योर की तरफ और इन सब चीज़ों पे कि लाइक इट्स अगेन सो एक्सपेंसिव, अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि जब हम किसी बीमारी के ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, सो ऑफ कोर्स जो प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स हैं, इट प्लेज इट्स वाइटल रोल ओवर देयर। So इस हवाले से because you do have a very diverse experience, so just let us know our audience, our viewers कि वो किस तरह से हमारे पास स्पेशली सिंध प्रोविंस के अंदर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कितना एक्टिव एक रोल प्ले कर रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में और उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। थैंक यू हसन, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं, क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते हैं, सो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो किसी इदारे के बजाय इंडिविजुअल का आता है। सो हम जब भी बात करते हैं हेल्थ की तो हम सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट के ऊपर या बाकी इदारे हैं उनके ऊपर डालते हैं कि भाई हेल्थ में ये मसलात मामलात हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि उसके अंदर हमारा रोल क्या है। सो मिसाल में यहाँ से पब्लिक हेल्थ का स्टूडेंट, मिसाल में यहाँ से लूँगा अपने इंस्टीट्यूट से। हम यहाँ से कैंटीन के कैंपस के अंदर होते हैं तो कोई भी डस्टबिन रखे होते हैं, हर चीज़ में डस्टबिन डाल देते हैं। हम बाहर निकलते हैं, गाड़ी से बाहर चीज़ फेंक देते हैं। सो वहाँ पे हमारा रोल क्या है। सो आते हैं वापस मेन क्वेश्चन की तरफ। तो रोल सबसे मेरे नज़दीक एज बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट, और यहाँ पे ये भी करना ज़रूरी है कि मैं पब्लिक हेल्थ इसी इंस्टीट्यूट का ऐसा रहा हूँ और अभी अलमनाई का ऐसा भी हूँ। सो मेरे लिए आनर है कि यहाँ अपने आइडियंस से, के आइडियंस से बात करने की। सो जो प्रिवेंटिव साइड जो है हेल्थ की और जो क्यूरेटिव साइड है हेल्थ की, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक सर्टेन लेवल तक इंटरवेंशन देनी है, देन पब्लिक मासेस ने उसको अलाइन होना होता है। अब इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो काम किया है उसमें मल्टीपल इंटरवेंशन है। जब ज़्यादातर इंटरवेंशन क्यूरेटिव साइड पे हैं, उसमें हॉस्पिटल का बड़ा नेटवर्क बन रहा है। सिंध NICVD का सिंध SIVCD हो गया है तो उसका बड़ा नेटवर्क बन गया है। गेम्स हॉस्पिटल बन गया है। तो अभी जो गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पहले थे जो छोटे थे, अब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये है क्यूरेटिव साइड। प्रिवेंटिव साइड पे क्वालिटी हेल्थ वर्क का बहुत का एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, डेंगू मलेरिया का प्रोग्राम है, इसी तरह डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं HIV के ऊपर। तो वो प्रोग्राम अपनी जगह पे हैं, उनका एक सीन ये प्रिवेंटिव साइड भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि इसके अंदर हम सब को डील कैसे कर रहे हैं। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने जिस प्रोग्राम को मैं अभी आगे आगे बताऊंगा आपको, वो ये कि एम्बुलेटरी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लॉन्च की है। उसमें 2 कंपोनेंट है, एक PDMA और हेल्थ डिपार्टमेंट।
हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक्सटेंसिवली इस वक्त एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि पूरे प्रोविंस के अंदर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की जाए। आपको याद होगा सर, यू विटनेस के कराची में पिछले 10 सालों में एक ही एम्बुलेंस नज़र आती थी, वो येलो कलर की अमन एम्बुलेंस। मैं बिल्कुल वो इसमें बात करना चाह रहा था आपसे कि जो एक देखा करते थे येलो कलर की एम्बुलेंसेस होती थी, और लाइक आई विल नॉट टॉक अबाउट द अदर सर्विसेज बीइंग अवेलेबल ओवर हियर, तो एक काफी ज्यादा एक डिफरेंस होता था उसके अंदर, और लोगों की ख्वाहिश भी होती थी, या लाइक जाहिर सी बात है, इफ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी केयर तो प्रायोरिटाइज वो यही करते थे दैट दे शुड ऑप्ट फॉर दोज येलो कलर एम्बुलेंसेज। बट उस वक्त भी अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा मसला था, और अब हम देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो वो लाइक कोई ट्रांजिशन हुई है, खत्म हुई है, सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, किस तरह से, क्या इसमें है आपका? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो येलो एम्बुलेंस कराची लोगों से बड़े वाकिफ हैं, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। वो नंबर एक सर्टेन नंबर था ना, 100 एम्बुलेंस थी, फिर आज से कम होकर 60 एम्बुलेंस तक पहुंच गई थी। वो प्राइवेट एक फैमिली ने अमन फाउंडेशन इदारा बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि शहर के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए, तो उन्होंने पूरे शहर में 10 सालों तक तकरीबन एम्बुलेंस चलाई। अब प्राइवेट लोग तो सारी उम्र नहीं चला सकते ना, डेफिनेटली वो मॉडल एक हद तक गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये मॉडल पसंद आया, उन्होंने कहा कि हम इस मॉडल को पूरे प्रोविंस में ले जाएं, इसको अडॉप्ट करें। सो जो कराची वाली येलो एम्बुलेंस अमन एम्बुलेंस जो कहलाती थी, अब वो रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस कहलाती है। उसमें अमन एम्बुलेंस में मिनिमम चार्जेस होते थे, और ये एम्बुलेंस जो अभी रिप्लेस कर दिया उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेस्क्यू 1122। अच्छा, 1122 जो मॉडल है वो पंजाब ने इनिशिएट किया था, बिल्कुल फिर KPK में गया, फिर इस्लामाबाद में गया, अब सिंध ने लॉन्च किया है। देर से किया है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू जो पंजाब वाला है, जो KPK वाला है, उसमें और यहाँ की सर्विसेज में जो एम्बुलेटरी सर्विसेज अंदर जो चीज़ें आती हैं इमरजेंसी की, वो सबसे एडवांस है। Alright. हम जो मॉडल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 911 वाला, जो US वाले, हमारे पास मॉडल भी वही है, एम्बुलेंस का इक्विपमेंट वो भी वही है, हमारे यहाँ पास क्रू जो ट्रेन होता है वो उसी लेवल का होता है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम, वो भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। अभी भी हम उनसे, हमारे कंसल्टेंट वही है, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। सो ये डिफरेंस है सर्विस में। जो अमन वाला ट्रांजेक्शन था, एक प्राइवेट बंदे ने यहाँ पे चलाया, और अब उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, और ये अभी इस वक्त कराची में फुल फ्लेज एम्बुलेंस चल रही है, ठट्ठा सजावल डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, हैदराबाद में हमने लॉन्च कर दिया है, सक्खर में हमने लॉन्च कर दिया है, लाड़काना में हमने लॉन्च किया है, अभी एक्सपेंड कर रहे हैं, अगले 6 महीनों में इंशाल्लाह पूरा सन कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो आपका ऑपरेशंस जो है बहुत ज्यादा वास्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गए हैं, और आई डू रिमेंबर व्हेन यू जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट, सो यू वर लुकिंग आफ्टर दिस होल अमन एम्बुलेंस सर्विसेज, या राइट? और लाइक यू डू हैव एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड कि किस तरह से उन ऑपरेशंस को मैनेज करना है, और दैट्स द रीजन यू आर हियर heading the department of emergency rescue services and Tele2 as well. तो सर एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है कि रेस्क्यू 1122 है, राइट? नाम वही है, हम पहले सुनते थे पंजाब के अंदर ये सर्विसेज थी, फिर KPK के अंदर आई है, नाउ इट्स इन सिंध। सो इज इट सिंक्रोनाइज्ड, और एज मैडम चांसलर डॉक्टर अज़फ़र फजल पेशू साहिबा जो है, वो उनकी डायनामिक लीडरशिप वो लीड कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट को। सो इज इट दैट सिंक्रोनाइज्ड, और या फिर इसके अंदर लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, पेड है, अनपेड है, किस तरह से? बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी आवाम है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि किस तरह से वो इस एम्बुलेंस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, किस तरह से वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह लाइक जिस तरह से प्रीवियसली अमन एम्बुलेंस का था कि उनके कुछ चार्जेस थे अगर एक्सीडेंट साइट से वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। सो इस तरह की कुछ उनके डिफरेंट वेरिएशन थी। सो यहाँ पर जब हम रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस सर्विस को अगर अवेल करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, और व्हाट इज द कॉस्ट अ पर्सन हैज टू बियर फॉर दैट? हाँ हां, इसमें ये कि पहले तो क्रेडिट देना चाहिए जो चांसलर हैं हमारी ज़ेबेस्ट की, और मिनिस्टर हेल्थ भी हैं, और जो ये सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज जो कंपनी बनाई है, जो अभी एम्बुलेटरी सर्विसेज को पूरा चला रही हैं, उसकी चेयरमैन भी हैं मिनिस्टर आज़रा फजल पेशो साहिबा। सो जब अमन की ट्रांजेक्शन का मुझे याद है, जब मैं बात उनसे करने शुरू की, तो मुझे उन्होंने कहा कि पहले दिन जब मैंने उसे प्रपोजल दिया कि अमन एक प्राइवेट इदारा इतने अरसे से काम कर रहा है, अब ये एक्सपेंड नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। तो उनका जब पहला ही जो सवाल था वो ये था
कि पूरी एम्बुलेंस कराची पूरे सिटी को और पूरे प्रोविंस को हम एम्बुलेंस ले जाएं, और तो डिफरेंस क्या होगा जो बाकी सर्विस पंजाब और केपी की इंडियन करें। शी आस्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन, सो मैंने उन्हें कहा कि डिफरेंस ये है। सो उन्होंने कहा लेट्स लॉन्च, हम करते हैं, पैसे गवर्नमेंट से ले आना मेरा काम है, और एक्सपर्टीज़ और ये बाकी चीज़ें जो आपने ह्यूमन रिसोर्स जो एक्सपर्ट है उनको ले आना आपका काम है। सो मैंने कहा ठीक है। सो उसको 3 साल लगे हमें, चीज़ें चली, फिर पहले काफ़ी टाइम लगा, प्रपोजल, वो PC1 ये वो जैसे गवर्नमेंट का प्रोसेस एग्जैक्टली फॉर्मेलिटीज या फॉर्मेलिटीज। सो उसमें पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, पूरी ब्यूरोक्रेसी की, देन दी मिनिस्टर साहबा, देन कैबिनेट पूरी, देन दी पार्टी हेड्स, सब तक ये मैसेज गया कि भाई हम ये करने लगे हैं। इट टुक्स अराउंड 3 years, बट ये ब्रेन चाइल्ड उसका था कि हम सर्विसेज जो एम्बुलेंस में सर्विसेज जो वो देंगे जो दुनिया में रिकॉग्नाइज या डेवलप्ड कंट्रीज दे रही है। सो वो सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 222 में है। एक दूसरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि ये सर्विस फ्री है कि नहीं है, जब प्राइवेट था तो उसमें भी चार्जेस मिनिमल होते थे। ऐसा नहीं है कि भाई एक हॉस्पिटल दूसरी हॉस्पिटल एम्बुलेंस को शिफ्ट करना है तो वहाँ पे कास्ट आ रही है 4000 रुपये, तो वहाँ से 500 रुपये लेते थे कि लोगों को फील हम पेड सर्विस ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट की जब बात करते हैं ये 100% फ्री है। ओके, इस वक्त अगर आप कराची शहर के अंदर हैं तो आप कहीं से भी डायल करें 1122 अपने मोबाइल से, कॉल डायरेक्ट कनेक्ट होगी हमारे कमांड कंट्रोल में, और वहाँ पे ट्रायज किया जाएगा कि इमरजेंसी किस किस्म की है। वो भी जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रायज किया जाता है वो 9911 वाला जो सिस्टम है, और वो ट्रायज करने के बाद आपको एम्बुलेंस डिस्पैच की जाती है। आप एक घर से आप कॉल कर रहे हैं तो घर से हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, रोड से हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। बाकी हम हॉस्पिटल टू होम सर्विस नहीं देते क्योंकि वो इमरजेंसी नहीं रहती है, इमरजेंसी सर्विस है। सो ये पूरा मैकेनिज्म है। इसमें इस वक्त कोई मेरी बात सुन रहा है तो वो 1122 डायल करें, और जो भी इमरजेंसी है उसको ट्रायज करवाएं। एम्बुलेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें। कराची में अंदर, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिजावल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सक्खर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी सर्विस इस वक्त मौजूद है। और इन डिस्ट्रिक्ट में जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं उनको किसी किस्म की इमरजेंसी है तो 1122 पे कॉल करें, उसको एम्बुलेंस सर्विस पहुंच जाएगी। तो जैसे जो हमारे पास कन्वेंशनल एम्बुलेंस सर्विसेज थी प्रीवियसली, और उसके बाद एक जो ट्रांजिशन आया था मतलब एम्बुलेंस के थ्रू, तो उसमें ये होता था कि समवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, और वो उसके बाद अमन को कॉल करते थे, या अगर अब वो 1122 को कॉल करते हैं तो वो जो एम्बुलेंस आती है उस एम्बुलेंस में सिर्फ एक ड्राइवर नहीं होता, तो उसके साथ और भी लोग होते हैं। तो वो जो आपके पास एक स्टाफ डिप्यूट होता है कि एम्बुलेंस के अंदर वो कौन कौन लोग होते हैं? अच्छा, हमें एक बात ये मैं क्लियर कर दूं लिसनर के लिए कि एम्बुलेंस सर्विस हम कहते हैं किसको हैं। हम एम्बुलेंस सर्विस दुनिया पूरी में कहा जाता है कि वहाँ पे एक प्रॉपर व्हीकल हो, उसमें प्रॉपर एक मेडिकल इमरजेंसी के इक्विपमेंट हो, उसके ह्यूमन ट्रेंड एक ह्यूमन रिसोर्स हो, पैरामेडिक स्टाफ हो जो इमरजेंसी डील कर सके, और जो ड्राइवर भी हो वो भी ट्रेंड हो इमरजेंसी के अंदर। Okay. ये 4 चीजें होना किसी भी एम्बुलेंस के अंदर जरूरी है। अदरवाइज इट वुड बी जस्ट अ कैरेज, एक गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आप टैक्सी में ले जाएं चाहे आप उस गाड़ी में ले जाएं। नॉर्मली होता है कि हमारे पास जब सर्विस नहीं थी तो ये हमारे लिए गनीमत थी, जो जितनी भी सर्विस हैं एम्बुलेंस जो कहलाती हैं वो बड़ी सर्विस थी। अब वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन थी, हम उसको समझते थे कि एम्बुलेंस सर्विस है, लेकिन जो इसको एम्बुलेंस सर्विस कहते हैं उसमें ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1122 मेरा जो सर्विस है इसके अंदर ये पूरी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। प्रॉपर व्हीकल, प्रॉपर मेडिकल इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स, प्रॉपर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स जो पैरामेडिक होता है, और एम्बुलेंस की 3 कैटेगरी हमारे पास। एक है बेसिक लाइफ सपोर्ट, इमरजेंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है केस, बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए एम्बुलेंस है। दूसरा एडवांस कार्डिक एम्बुलेंस, ठीक है, और दूसरी कार्डिक एम्बुलेंस। सो हमारे पास बेसिक अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो 15-20 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो कोई मसला नहीं है, लाइफ थ्रेट नहीं है। जिसको लाइफ थ्रेट नहीं है, कार्डिक पेशेंट है फॉर इंस्टेंस, तो उसको फौरन एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए 8 से 10 मिनट के अंदर। सो हमारे जो रेस्पॉन्स टाइम है, जो एडवांस कार्डिक पेशेंट आते हैं या लाइफ थ्रेटनिंग की कॉल्स आती हैं, पता है कि इमरजेंसी ज़्यादा है तो हमसे 8 से 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। अगर जहाँ पे इमरजेंसी ज़्यादा नहीं है
सो वहाँ से 15 मिनट में 16 लाइक मिनट में एक्टिविटी बेस्ड है कि जिसको जिस तरह की नीड है, जिस तरह की इमरजेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली उसे रिस्पॉन्स दे रहे हो। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। जो आपकी जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं तो इस तरह के हैं जो आपके पास माइनर इंजरीज हो गई हैं, सम सॉर्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हो गए हैं, या अगर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को मूव करना है, बेड रिडन पेशेंट है और उसे हॉस्पिटल मूव करना है, किसी सर्जरी के लिए उसे लेकर जाना है या रूटीन विजिट के लिए लेकर जाना है, तो वो इट कम्स अंडर दिस बेसिक लाइफ हाँ, सपोर्ट। इसमें आपने दोनों चीज़ें साथ साथ बताई हैं। बेसिक लाइफ में ये होता है कि आपको फ्रैक्चर आया हुआ है टांग में, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। Okay. आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकते। आपने कॉल किया मेरा शाम को 4 बजे, मुझे अपॉइंटमेंट है 4 से 5 के बीच में, तो वो एम्बुलेंस आपको 4 से 5 के बीच में किसी टाइम आपको पिक कर लेगी। ठीक। दिस इज हाउ ये वो आपको सिर्फ चेकअप करना है मिसाल के तौर पर। दूसरा ये है कि आपको हॉस्पिटल शिफ्ट होना है, तो वो इमरजेंसी जो नॉट नेसेसरली कि 10 मिनट में शिफ्ट करना है, सही है। वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। वो फ्रैक्चर है, एक हॉस्पिटल दूसरा शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, या कोई और प्रॉब्लम है, कोई रेफरल जनरेट हुआ है वहाँ से। क्रोनिक डिजीज या रेफरल जनरेट हुआ है, सो वो आराम से शिफ्ट हो सकता है। 2 घंटे में हो सकता है, 15 मिनट में हो सकता है, 20 मिनट होता है, तो वो बेसिक लाइफ में आते हैं। इमरजेंसी जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है ना, उसमें ये है कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंचा हुआ है, वहाँ पे सर्विसेज नहीं है, ही हैज़ टू शिफ्ट टू द तशरीह केयर हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ जाना है, तो उसके लिए इमरजेंसी 15 मिनट में पहुंचनी चाहिए, इमरजेंसी 15 मिनट में पहुंचेगी। ओके। सो ये हम लाइफ थ्रेटनिंग को असेस करते हैं कि थ्रेट कितना है लाइफ को। सो अगर बेसिक है जिसमें लाइफ थ्रेट नहीं है, उसको एम्बुलेंस आराम से भेजते हैं, जिसमें लाइफ थ्रेट नहीं है वहाँ उसको हम फौरन एम्बुलेंस भेज देते हैं। ये हमारा जो है ना। तो सर, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे हमारे व्यूअर्स को कि जो आपका एक ऑपरेशंस है एम्बुलेंस सर्विसेज के, कि वो किस तरह से लाइक इट बेस्ड ऑन द एक्यूटी, कि जितनी ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जितने कंसर्न्स होते हैं, आप उसे अकॉर्डिंगली उसे डिप्यूट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, कि अगर सच इमरजेंसी बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, सो जो एक सर्विस डिलीवरी का जो टाइम है वो थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इफ समबडी हैज गॉट द कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अगर किसी को आता है, सो वी ऑल नो कि वो बहुत क्रूशल टाइम होता है और एवरी सेकंड काउंट्स, और हर एक जो सेकंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती होता है, कि अगर उसे विद इन लाइक 3 to 5 मिनट्स अगर वो कार्डियक फर्स्ट एड नहीं मिल रही होती है, तो देयर इज लाइक 90% चांस फॉर दैट पेशेंट टू पास अवे। तो उस सिचुएशन में somebody has called you for an ambulance, कि अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया उसे हॉस्पिटल मूव करना है, तो वो मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है? क्योंकि डेफिनेटली एम्बुलेंस अगर पहुंचेगी तो इट विल टेक अराउंड लाइक 10 मिनट्स, जिस तरह कि हमारे पास ट्रैफिक और ये सारे हालात है, तो उस वक्त किस तरह से आपका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप इशू करते हैं उस पर? अच्छा सर, मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये जो इमरजेंसी सर्विस से हम जो प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जिस पे हम ट्रायज करते हैं कि इमरजेंसी की लेवल क्या है। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि हमें अगर ट्रायज करते वक्त हमें हमारा जो ट्रायज में आता है कि ये इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग है। फॉर इंस्टेंस कार्डियक अरेस्ट हो गया, चोकिंग हो गई, सांस नहीं आ रहा, बिल्कुल बेहोश हो गया है। सो इस तरह की जितनी भी जो ये चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग में आती हैं। सो उसमें होता क्या है कि एक तो एम्बुलेंस प्रायोरिटी पे डिस्पैच की जाती है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए 8 से 10 मिनट में। सेकंड, जब तक एम्बुलेंस पहुँचे तब तक हमारा जो कमांड कंट्रोल में जो एक्सपर्ट बैठा होता है वो उनसे अटेंडेंस कंटिन्यूस राब्ते में होता है। अगर इन केस लगता है कि उसको CPR की ज़रूरत है तो मैनुअल CPR उनसे करवाता है। अगर उसको कोई और इंस्ट्रक्शन देना होते हैं तो वो एक्सपर्ट जो है वो अटेंडेंट के थ्रू वो इंटरवेंशन देता है जब तक हमारा एम्बुलेंस विद क्रू पहुंचे वहाँ पे। सो ये नहीं है कि हमने कॉल ले ली और एम्बुलेंस डिस्पैच कर दी। हमने कॉल ले ली, हमें पता है इमरजेंसी है, हम तब तक उस पेशेंट से कनेक्ट होते हैं जब तक हमारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो इंटरवेंशन हमारी उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है जब कॉल हमें रिसीव हुई। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, कॉल रिसीव हुई, हमारी इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाती है, साथ में एम्बुलेंस पहुंच रही होती है। जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, क्रू नहीं पहुंचता, तब तक हम उससे कनेक्टेड रहते हैं अटेंडेंट के साथ कि इसको कम से कम जिस भी तरीके से उसकी लाइफ थ्रेटनिंग जो केस है उसको कम किया जाए। हमारे पास ऐसे मतलब बहुत सारे केसेस हैं जिसमें
जो लोग जिसने कभी जिंदगी में बंदे ने सीपीआर नहीं किया होगा, उसको पता ही नहीं सीपीआर किया कैसे जाता है। बिल्कुल, इट्स अ टेक्निक, और ये लाइक इसके सर्टिफिकेशंस हो रहे होते हैं, कोर्सेज हो रहे होते हैं, हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के दे रहे होते हैं। हाँ, ये आपको बिल्कुल पता है, हम उसको सीपीआर के बाद ट्रेनिंग कराते हैं। बिल्कुल। तो उससे बंदा जो अटेंडेंट है उसको नहीं पता, तो हमारा जो एक्सपर्ट जो कमांड कंट्रोल रूम बैठा है वो सिखाता है कि आपने कैसे हाथ पकड़ने हैं और कितनी दफा कितनी जोर से पुश करना है, किस करवट में बंदे को रखना है, किस पोजीशन में वो बंदे को रखना है। तो इस तरह की इंटरवेंशन शुरू हो जाती है कॉल लैंड होते ही। सो ये नहीं है कि एम्बुलेंस पहुंचेगी 10 मिनट होगा तो फिर लाइफ वहाँ पे कोई खतरा बढ़ जाएगा उस बंदे के लिए। हमारी इंटरवेंशन वहाँ शुरू होती है, उसी लिए ये सर्विस यूनिक है जो पाकिस्तान में बाकी सर्विस हैं उससे। और आपकी जो एम्बुलेंस है वो भी उसी तरह से इक्विप्ड होती हैं, उनमें भी वो सारी डिवाइसेस मौजूद होती हैं जो कि उसके रिवाइवल में या वो जो एक कार्डियक इमरजेंसी में जिस तरह से हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कोड ब्लू जिसे हम कहते हैं, तो उसके इनिशिएटिव में भी वो सब वो फुली इक्विप्ड होती हैं आपकी एम्बुलेंसेस। हमारी एम्बुलेंस फुल्ली इक्विप्ड होती है, चाहे वो बेसिक लाइफ हो, एडवांस लाइफ हो या एडवांस कार्डियक लाइफ हो। सो इन सब एम्बुलेंस के अंदर 3 कैटेगरी के अंदर हमारी सारी एम्बुलेंस एक तरह की इक्विप्ड होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स का डिफरेंस होता है, बेसिक लाइफ में हमारे पास सिर्फ पैरामेडिक होता है और एडवांस लाइफ में पैरामेडिक और ईएमटी दोनों होते हैं। ओके। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और फिर पैरामेडिक के साथ होता है, 2 लोग होते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ में। और उसके अंदर गाड़ी के अंदर जो इक्विपमेंट है लाइफ थ्रेटनिंग वो हमारे पास ऑटोमेटिक एडी मशीन है जो कि आप ऑटोमेटिक सीपीआर उससे होता है ना। हमारे पास कई केस हैं जो कि एम्बुलेंस के अंदर एक हॉस्पिटल ने रेफर किए दूसरे हॉस्पिटल को और वो लाइफ थ्रेटनिंग केस था, 95% उसकी डेथ तकरीबन डॉक्टरों ने कर दी थी, लेकिन एम्बुलेंस में आते ही उसका डिवोर्स हो जाते हैं। इससे एक एम्बुलेंस के अंदर फुली इक्विप्ड ट्रेन क्रू, प्योर जबरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट, ये एक दफा कॉन्फिडेंस देता है पेशेंट खुद को भी। बिल्कुल। सो ऐसे एक और बात ऐड कर दूं, हमारे कराची के अंदर और ठट्ठा सजावल के अंदर आपको ऐसे मोर देन कोई 600-700 केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो कि डिलीवरी जो है ना वो एम्बुलेंस के अंदर कंडक्ट हुई है। दिस वाज एक्चुअली माय सेकंड क्वेश्चन के जो क्योंकि डिलीवरी जो केसेस होते हैं और अगेन वो भी एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है जिसके अंदर क्रिटिकलिटीज भी हो सकती हैं और समटाइम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। सो यू आल्सो डू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। यस, उसमें ये कि हमारे यहाँ लोग डिसीजन करने में बड़ा देर लगाते हैं, घर में बैठे हैं। मतलब आप कराची में तो खैर फिर भी लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, लेकिन कराची से बाहर आप जाएं मुख्तलिफ देहातों में तो लोग फैसला करने में देर करते हैं। डिलीवरी का टाइम आ गया है, जो ट्रेन दाई है या बगैर ट्रेन दाई जो वहाँ बैठी हुई है वो कहते डिलीवरी हो जाएगी और फिर कॉम्प्लिकेशन जब होती है तो वो फिर कहती है आप उठाओ ले जाओ डॉक्टर के पास। सो वो डिसीजन वो बिल्कुल आखिरी टाइम होता है। अब वो एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस उसके बाद पहुँचती है, 15 मिनट 10 मिनट 8 मिनट लग जाते हैं उसको एम्बुलेंस पहुँचते वक्त। अच्छा, वैसे केस अल्हम्दुलिल्लाह ठट्ठा और सजावल में हमने 5 साल टेस्ट किया है सर उसको, एक भी ऐसी डिलीवरी जो कि एम्बुलेंस के अंदर कंडक्ट हुई हो जिसमें बच्चे की या माँ की डेथ हुई हो, नहीं हुआ। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये, गांव से हमने उठाया पेशेंट को और हॉस्पिटल ले आए। दूसरा बड़ा कोई तकरीबन 450 समथिंग को केस है हमारे पास पिछले 5 सालों के जो डिलीवरी कंडक्ट हुई है एम्बुलेंस के अंदर। उनमें से 400 में से मोर देन 50% केस ऐसे हैं जो कि एक हॉस्पिटल ने दूसरे हॉस्पिटल रेफर किए। ओके। तो ये इंटरेस्टिंग है। गाना कलर्स कह रही है कि मैं इसको डील नहीं कर सकती, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, इसको आप कराची ले जाएं या सजावल से कहते हैं ठट्ठा ले जाएं। सही है। सो वो गाना कलर्स जब बाहर निकलते वो जब एम्बुलेंस में आते हैं ना, सो मैं एज अ पब्लिक हेल्थ का स्टूडेंट में हूँ मेडिकल साइंस अपनी जगह पे, लेकिन साथ में मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हूँ ना। बिल्कुल। सो लोगों को एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उससे बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं। एनवायरनमेंट अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही आप वो जाहिर सी बात है कि एक हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वाली ही फीलिंग आती है। एग्जैक्टली राइट। तो जो एक इमोशन आपके होते हैं वो वहाँ पर डिफरेंट होते हैं व्हेन यू जस्ट गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। तो वो उसके भी आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर भी, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर भी और आपके जो लाइक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा रोल आता है। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि आप लाइक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी पेशेंट्स को जो है वो शिफ्ट कर रहे होते हैं जब इमरजेंसी रिस्पांस आप दे रहे होते हैं, तो क्या इस तरह से भी होता है कि आप हॉस्पिटल जिस तरह से आप एक अटेंडेंट के साथ तो ऑन कॉल हैं, आप उसे जो है गाइडेंस दे रहे हैं, आप उन्हें गाइड कर रहे हैं वहाँ पर, क्या आप हॉस्पिटल्स को भी ऑन बोर्ड लेते हैं कि यू आर जस्ट गोइंग टू ट्रांसफर दिस पेशेंट टू दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल? हमारा इसमें प्रोटोकॉल ये है कि हॉस्पिटल जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल होती हैं और स्पेशल डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं कई जगहों पे।
और RHC में डॉक्टर और BHU में अवेलेबल होते हैं। जहाँ डॉक्टर अवेलेबल होते हैं वहाँ से हमें कॉल आती है, पेशेंट हम शिफ्ट की रिक्वेस्ट आती है। हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि हम जो कमांड कंट्रोल वो डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। तो इंटरवेंशन वहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, इंटरवेंशन वो दे रहे होते हैं। सही है। हमारी टीम पहुँचती है, पूरी हिस्ट्री लेती है डॉक्टर से उस पेशेंट की, एम्बुलेंस में लेती है और आगे जाके हॉस्पिटल से ड्रॉप नहीं करती, प्रॉपर इमरजेंसी में हैंड ओवर करती हैं। ओके। सो वहाँ जाके पूरे हैंड ओवर जो शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो शिफ्ट का पूरा वहाँ पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल है उनसे पूरा साइन लेते हैं कि भाई हमारे पेशेंट जो जिस पोजीशन में उठाया था उस टाइम पेशेंट की ये कंडीशन थी, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस शिफ्टिंग के दौरान उस पेशेंट की ये वाइटल थे, ये उसकी कंडीशन थी, अब इस कंडीशन में आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो जो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठा है उसको सारी चीजें दोबारा नहीं लेनी पड़ेंगी। सही है। वो पिछली हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी देख रहा है, वो एम्बुलेंस के अंदर आधे घंटे का, 15 मिनट का या घंटे का जो भी सफर है उसके अंदर, तो वो भी उसको हिस्ट्री पता है कि इसको क्या इंटरवेंशन दी गई है अभी तक। तो उसको आसानी होती है, जो हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर देख रहा है तो वो उसको इंटरवेंशन वहीं से स्टार्ट कर लेता है। सो ये इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर एक नई इमरजेंसी बनती है ना, उसको हम कैटर कर रहे होते हैं। इमरजेंसी की आप उस गैप को खत्म कर रहे हैं, उस टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं कि आपने जो है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर दी, आपने वहां जाके सिर्फ ड्रॉप नहीं कर दिया, यू हैव बेसिकली हैंडेड ओवर द पेशेंट। एग्जैक्टली। आपने उनके हवाले किया है, उन्हें पिछली पूरी तफसीलात, उस पेशेंट की हिस्ट्री, उसको जिस तरह की इंटरवेंशंस प्रीवियसली दी गई हैं वो उसे उन्हें बताइए, ताकि अब वो जो डिसीजन लें वो उसके फिर बात आगे से ले। एग्जैक्टली। वो जो एक बहुत जो बीच में टाइम है और रिपीट हो रही है, बाकी सारी चीजें लैब्स दोबारा से कर रहे होते हैं, वाइटल्स दोबारा से ले रहे होते हैं, अगेन वो पूरा प्रोसीजर होता है। सो यू आर जस्ट मिनिमाइजिंग द टाइम। एग्जैक्टली। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और एक नई चीज है जो यहाँ पर है, जो कि प्रीवियसली वी हैड अ गैप। सो सर इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, डिजास्टर की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। सो आप यू पीपल आर वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 1122 एंड 1122 डजंट जस्ट बिलोंग टू द रेस्क्यू साइट या इमरजेंसी साइड। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से जो एक रोल है इन एम्बुलेंस सर्विसेज का या रेस्क्यू 1122 का, वो किस तरह से है? अच्छा, इसमें ये कि इस वक्त आपने देखा कि फ्लड जब आया तो हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस यूनिट थे वो कोलैप्स हो गए। हमारा डिस्पेंसरी, बेसिक हेल्थ यूनिट, RHC, प्राइवेट क्लिनिक सारे कोलैप्स हो गए थे। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स था वहाँ पे, जिसमें बिल्डिंग्स और का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया था। तो इसमें हमने क्या किया, हमने मिनिस्टर हेल्थ ने बड़ा हमें सपोर्ट दिया इसमें कि आउट ऑफ वे हमने जाके सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोबाइल हेल्थ यूनिट बना दिए। डॉक्टर जो हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के या वॉलंटियर बहुत सारे हमारे साथ आए, उनको हमने एंगेज किया। एम्बुलेंस को डेली बेसिस पे, मिसाल को लाड़कान में हमारा इंटरवेंशन है तो कंबर शहजाद कोट है, वहाँ से जैकबाबाद है और शिकारपुर है साथ में। तो इन सब डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यहाँ पे हम मोबाइल हेल्थ यूनिट मूव करनी चाहिए, हमारी रीच नहीं है, तो हमने वहाँ पे व्हीकल मूव कराई विद मेडिसन, विद जो वहाँ पे वॉलंटियर डॉक्टर या गवर्नमेंट के डॉक्टर वहाँ हमारे साथ गए। तो इस तरह हमने इस इमरजेंसी के अंदर हेल्थ सर्विसेज को मोबाइल हेल्थ यूनिट में कन्वर्ट करके इस तरह सर्विसेज दी। और तकरीबन हमारी कोई 40 एम्बुलेंस थी जो फुल टाइम मोबाइल हेल्थ यूनिट की तरह काम कर रही थी इस फ्लड के अंदर। अब जो गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये सेट किया है कि ये सर्विसेज हम जो दे रहे हैं ये सिर्फ मोबाइल अपना ये एम्बुलेंस सर्विस नहीं होगी, इसको हम बियॉन्ड रखेंगे। जब भी किस्म की इमरजेंसी आती है तो ये हेल्थ इमरजेंसी का हमारे पास, इस कंपनी के पास 1122 के अम्ब्रेला के अंदर हमारे पास इतना इक्विप्ड हो कि उसको हम डील कर सकें। मिसाल के तौर पर हमारी एम्बुलेंस कई जगहों पे नहीं जा पा रही, रास्ता नहीं था तो बोट नहीं थी वहाँ पे। सो हमारे पास ये आगे जाके बोट सिस्टम भी होना चाहिए। और उसके अलावा मिसाल के तौर पर किसी जगहों पर ड्राउट आ गया है, मेल न्यूट्रिशन बढ़ गया है या मेटरनल डेथ बड़ी हो रही है, हॉस्पिटल का सेटअप थोड़ा दूर है, तो हमारे पास मोबाइल हेल्थ यूनिट बड़े होने चाहिए। उसमें पूरा एक क्रू होना चाहिए, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए। सो हम 5 दिन पूरा उसको मूव कराएं थरपारकर के अंदर या काठो के अंदर, इस तरह के इलाके में पूरा मूव करता जाए। तो हेल्थ इंटरवेंशन वहाँ पे बजाय लोग जो अपनी सर्विस लेने के लिए दूर नहीं आते तो उनके पास सर्विस को ले जाएं। सो इस पे अभी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध सोच रही है और मिनिस्टर साहब बड़ी इस पे दिलचस्पी ले रही हैं। सो उम्मीद है अगले 6-8 महीनों में ये भी चीज लॉन्च हो जाएगी। इंशाल्लाह that you will be providing the healthcare at their own doorsteps. Exactly.
ठीक है, तो सर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे इमरजेंसी सर्विसेज की या रेस्क्यू सर्विसेज की या किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर जो एक रोल है सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज का इन एम्बुलेंस डिलीवरी मैकेनिज्म, वो तो है, बट व्हाट अबाउट ऑल दोस थिंग्स के जो हमारे पास सच उस लेवल ऑफ सीरियसनेस पे नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जैसे किसी को पेट दर्द है, किसी को सर दर्द है, माइग्रेन हो रहा है या किसी भी तरह का न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हुआ है, तो क्या उसमें भी कोई रोल प्ले करता है ये सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, या लेट्स से आई एम हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी, या क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, तो उस पे लाइक बीइंग हेड ऑफ द टेलीतबीब डिपार्टमेंट, तो आप किस तरह से उन सब इश्यूज को कैटर करते हैं? हाँ अच्छा, बड़ा आपने सही टाइम पे सवाल पूछा है, शायद मैं मिस कर जाता। सो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस में दो कंपोनेंट हैं, एक 1112 इमरजेंसी सर्विस और दूसरा है नॉन इमरजेंसी सर्विस। वो उसका नंबर दोनों कमांड कंट्रोल अलग है। फॉर इमरजेंसी यू डायल 1122, फॉर नॉन इमरजेंसी यू डायल 1123। 1123। सो अगर आप घर बैठे हैं, आपने डॉक्टर से सिर्फ कंसल्टेशन करनी है, आपने कहीं जाना नहीं है क्लिनिक पे, आपको सीवियरिटी और इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आप फिर भी कंसल्टेशन चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन हो, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई आपकी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो आप समझना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे फलाने हॉस्पिटल जाना है तो वहाँ से रब्ता कैसे करूँ, रेफरल आपको चाहिए, या आप जैकबाबाद, कंदकोट, उमरकोट से आना चाह रहे हैं कि मुझे NICUD जाना है या किसी प्राइवेट अस्पताल जाना है, तो कंसल्टेंट कौन से बैठे हुए हैं, तो किस मैं कैसे पहुँचूँ, किस तरह रब्ता करूँ। सो पूरे पाकिस्तान से अगर कोई बंदा फ़ोन डायल करता है 1123, तो ये सारी चीज़ें उनको मिल सकती हैं फ्री ऑफ कास्ट। सो उसमें इंटरेस्टिंग बात सबसे जो है ना वो ये है कि आप हेल्थ एडवाइस ले सकते हैं, आप ओवर द काउंटर जो ड्रग्स हैं वो भी आप डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकता है आपके लिए। अगर आपको मेंटल हेल्थ का कोई इशू है तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होते हैं 24/7, आप उनसे फ्री ऑफ कास्ट अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। साइकेट्री के लिए रेफर होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट हमारे जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है या जो साइकोलॉजिकल आपके पास काउंसलिंग है, तो वो भी अवेलेबल है। और ये आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर इफ समबडी इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और वो उस साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के लिए जाते हैं या उस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, so they are being charged from as low as 3,000 or range करता है 10,000, 15,000 भी sometimes just for a single session। तो ये क्या पेड सर्विसेज है? नहीं, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है और ये बहुत से लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, मेरे लिए बिल्कुल नया है, I didn't know about it earlier। हम भी बहुत मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ये लोगों को अभी तक नहीं पता कि पेड सर्विस होगी। सो आप अपने मोबाइल उठाएं, 1123 डायल करें, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, आप हेल्थ एडवाइजर से अपनी कोई एडवाइस ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, आप मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग करनी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो भी प्रॉब्लम है, आपका फ्री ऑफ कास्ट सेशन होगा। 6 सेशन 8 सेशन जितना भी जो डिफाइन करते हैं वो अपने एक्सपर्ट जो बैठे हैं वहाँ पे, वो 1 सेशन 2 3 4 5 तो सारे फ्री ऑफ कास्ट है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध ने ये कंपनी बनाई इसलिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री सर्विसेज जो गवर्नमेंट की हैं वो ले सकें। सो इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक टेली हेल्थ वाला और एक टेली मेडिसिन वाला। अब टेली हेल्थ ये होता है कि आपने जस्ट फ़ोन किया, आपने एडवाइस दी, आपने काउंसलिंग सेशन ले लिया। टेली मेडिसिन पे हम ले जा रहे हैं इसको। टेली मेडिसिन ये कि आपने डॉक्टर से वीडियो चैट भी करनी है, अभी हम इस पर डेवलपिंग प्रोसेस में हैं। हम पेशेंट जो है ना ऐप के थ्रू हमारे डॉक्टर से बात कर सकता है, ऐप के थ्रू जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है हमारे मेंटल हेल्थ काउंसलर से। यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर और मेंटल हेल्थ काउंसलर नहीं, हमारे पास फार्मासिस्ट बैठे होते हैं। फार्मासिस्ट हमने इसलिए बिठाया है कि दुनिया पूरी में प्रैक्टिस है, डॉक्टर जो है ना वो डायग्नोसिस करता है और फार्मासिस्ट जो है ना वो समझता है कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए बेस्ट है। दुनिया पूरी प्रैक्टिस ये है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, डॉक्टर ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। हम क्योंकि डिस्टेंस से बैठे हैं, पता नहीं है, पेशेंट को लाइव नहीं देख रहे हैं, सो हम कॉल पे होते हैं, तो हमने क्या किया, डॉक्टर के साथ डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया ये इसको इश्यूज है, तो फार्मासिस्ट साथ सही गाइड करेगा उसको, असेस करेगा डॉक्टर को कि ये मेडिसिन होनी चाहिए उसके लिए। सो हम मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके साथ वो ये है कि हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी बैठे हुए हैं। आपको देखा ना आजकल हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन बड़ा है, बिल्कुल, और
उसमें सबसे अहम बात यह है कि हम जो मार्केट से चीज़ें या बाहर से आज सप्लीमेंट्स के बजाय हम अपना लोकल इंडिजीनियस जो हमारा जो फूड पैटर्न है विद इन दैट डोमेन, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो गाइड करता है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपकी न्यूट्रिशन कैसे बेस्ट होगी। तो मतलब आपको एक कंप्लीट डाइट प्लान भी वहाँ से मिल सकता कंप्लीट है, डाइट प्लान एंड यू डू नॉट हैव टू गो फॉर एनीवन, आपको कहीं जाना नहीं, आपने कोई पे नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री एंड विद द अटमोस्ट क्वालिटी। अगर मैं उसकी बात करूँ कि आपके पास जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, वेरी मच क्वालिफाइड और वेरी मच ट्रेंड। हम जो ट्रेनिंग कराते हैं मुख्तलिफ रेप्यूटेड इदारों से ट्रेनिंग कराते हैं स्टाफ की। और अब मैं कहूँगा कि आपकी टीम और व्यूअर जितने भी हैं उनको ये 1123 डायल करें मोबाइल से और टेस्ट करें सर्विसेज को और फीडबैक दें हमें। बिल्कुल सर। अभी जैसे आपने ट्रेनिंग की बात करी और आई वुड जस्ट रिलेट दिस थिंग टू योर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, लाइक आपका काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक हेल्थ की फील्ड के अंदर, एंड देन यू केम ओवर हियर फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम, सो दैट वाज योर ट्रेनिंग ओवर हियर, द एकेडमिक ट्रेनिंग. So how was your experience being here at Zabest, and especially about the public health program? ये मैं दिल को छूने वाला सवाल आपने किया है, Because we both are alumni of this program ना, हम दोनों का कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है यहाँ से। आप जितने बड़े हो जाएं, आपके बाल सारे सफेद हो जाएं, लेकिन जो टाइम आपने यूनिवर्सिटी में एकेडमी में गुजारा होता है ना, वो आप यू नेवर फॉरगेट। सही। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ैबेस्ट से, उससे पहले मैं भी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा था काफ़ी सालों से, लेकिन ज़ैबेस्ट में जो जब हमने पढ़ रहे थे तो काफ़ी कम इदारे थे जो पब्लिक हेल्थ में मास्टर करवा रहे थे। जब हमने बात शुरू की, याद है आप बिगनिंग दिनों में आप भी थे, तो हमारी ये बात होती थी कि हम जो पब्लिक हेल्थ वाले बंदे, जो इतना बड़ा बैकग्राउंड है हमारा एक पब्लिक हेल्थ की फील्ड के अंदर, और जो हम जब आएंगे आपके इंस्टीट्यूट में तो आपके इंस्टीट्यूट में और एनरोलमेंट बढ़ेगी। आज देखिए हमारे 2-3 सेशन आपके, आज we started with one single section and now we are having 3 sections of just one program, and उस वक्त हमारे पास एक प्रोग्राम ऑफर होता था MPH का, now we have like MSPH 36 and 60 catering the need. तो वो MSPH प्रोग्राम तो है, right, and you definitely know the need कि इस वक्त मार्केट में कितनी ज़रूरत है MS पब्लिक हेल्थ की, या आपके हेल्थ सेक्टर को कितनी ज़रूरत है उन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की। तो इसी तरह से वी हैव दिस BS इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और जो हमारा बैचलर ऑफ साइंस पब्लिक हेल्थ है, आप क्या समझते हैं लाइक हेडिंग द डिपार्टमेंट, तो आपको डू यू नीड दोज यंग एनर्जेटिक पीपल हैविंग दिस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ, और आप उनको रिक्रूट करेंगे किस तरह, या वो कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके पास उन लोगों के मुकाबले में जिनका बैकग्राउंड पब्लिक हेल्थ का नहीं है? सन मार्क माय वर्ड, अगले 3-4 डिकेड तक पब्लिक हेल्थ की फील्ड ऊपर जाएगी। जैसे कि हम ज़माने में हमने पिछले 20-25-30 सालों से देखते हैं भाई बिजनेस और मार्केटिंग ऊपर आ रहा है, वो अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ ने एक्सपेंड किया पाकिस्तान में, ये अगले 4-5 डिकेड तक ये ऊपर जाएगा। इसलिए जाएगा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमने आज तक ये समझ रखा था कि हेल्थ द डॉक्टर, द क्लिनिक, द दवाइयाँ, उससे बियॉन्ड हम गए नहीं। बिल्कुल। सो हम जब प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं, हम जब क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते हैं, जब हम पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, बजटिंग की बात करते हैं, सो उस सारे प्रोसेस के अंदर पब्लिक हेल्थ वाला बंदा सही गाइड कर सकता है, सही से पता है। अब देखना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो ये कि जितना भी मैनेजमेंट कैडर है ना, उनके लाजमी कर दिया है कि भाई पब्लिक, वो डॉक्टर हों, वो CSP ऑफिसर्स हों, लेकिन पब्लिक हेल्थ आना ज़रूरी है, उसमें पब्लिक हेल्थ का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो उसकी जो सीनियर जो टीयर है उसके अंदर वो ट्रेंड कर रहे हैं, और नए लोग रिक्रूट वही कर रहे हैं जिसका पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड है। तो दिस इज हाउ शिफ्ट जो आपको नज़र आ रहा है ना पिछले 5-7-8 सालों में, वो सिर्फ इसलिए है कि पब्लिक हेल्थ की फील्ड के अंदर बहुत से लोग आए, उन्होंने प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों साइड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चेंज ले आ रहे हैं। इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी ख्वाहिश ये होती है एज ए लेमैन कि हमें फ़ौरन इम्पैक्ट नज़र आ जाए। बिल्कुल। ये इम्पैक्ट फ़ौरन नज़र नहीं आ सकता, वो बड़ा दूर तक आता है, लेकिन स्टार्ट हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली वही जो इसमें ज़ैबेस्ट का मैं हैप्पी कि हमने ज़ैबेस्ट का कराची से बड़ा शहर, और उसमें चंद इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे पब्लिक हेल्थ पढ़ाना शुरू किया था, और ज़ैबेस्ट वन ऑफ देम था, और मैं पायनियर बैच में से हूँ। और उन बैच में के बाद जो ना पता नहीं कितने ग्रेजुएट यहाँ से निकले हैं, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में
जितने भी लोग आते हैं, हम जब रिक्रूट करते हैं देखते हैं पब्लिक हेल्थ है ना, चलो यार इसको ले लें आगे। सही। और जो वेबएस वाला आता है मुझे यार ये तो बड़ा अच्छा पढ़ा होगा इसको, Priority. You know the quality of हाँ। academia, quality of education over here. कमाल। So, listeners and viewers, I hope that you have really enjoyed the show. You must have been informed about all the things, the services जो कि Sind Rescue and Emergency Services के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जा रही हैं, totally free of cost. So what you have to do, जब भी आपको कोई मसला है, जब भी कोई हादसा पेश आता है, जब भी आपको किसी भी तरह की रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, या आपको अपनी सेहत के हवाले से किसी भी प्रॉब्लम है, या आपको सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है, जस्ट डायल द नंबर और आपको वहाँ पर जो असिस्ट करने के लिए प्रोफेशनल और बहुत ही ट्रेन स्टाफ मौजूद है। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर Department of Public Health and Department of Biosciences are open for the admissions in their BS programs. You can apply for BS in Public Health, you can apply for BS Biosciences, and you can also apply for BS Biotechnology. These the admissions are open. You just have to visit the website, which is admissions.zabis.edu.pk. For further details, you can visit over there. सबसे स्पेशल बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि जो तीनों प्रोग्राम्स हैं हमारे, they are HEC recognized, और उसके साथ साथ we are providing 40% subsidy in tuition fee for each and every student who is going to enroll for this particular session of spring 2023. So do visit our website, and for any query, for any question, any problem, you can reach out to us through the email addresses which are mentioned over there and on the website, and you can also find it over here. With this, I'm signing off. Stay tuned, and we'll be seeing each other again with another episode of Health Talk. Thank you. Allah Hafiz.